बीएड सेकेंड ईयर में जो हमारे ऑप्शनल पेपर होते हैं उनमें अध्ययन करेंगे। हमारे पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा यानी कि एनवायरनमेंट एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई है, इस सभी के बारे में हम आज इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बीसवीं शताब्दी के जो चतुर्थ दशक था उसमें टेंसले महोदय थे। उन्होंने 1935 में पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक नया उपागम यानी कि एक नई सोच पैदा की, उसका सूत्रपात किया जिसे पारितंत्र, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम की संज्ञा दी गई। यानी कि जो हमारे टेंसले महोदय थे उन्होंने 1935 में एक नए उपागम, नई सोच का सूत्रपात किया था 1995 में, जिसे पारितंत्र, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम कहा गया। इससे पहले मोबियस महोदय ने 1877 में बायोकोनोसिस यानी कि बायोकोनोसिस नाम दिया था, और जो फोक्स महोदय थे उन्होंने 1887 के माइक्रोपोवा पारितंत्र शब्द को ही सर्वाधिक मान्यता मिली। जो माइक्रोपोवा है और बायोकोनोसिस है उन्होंने भी जो हमारा इकोसिस्टम है, पारितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको ये नाम दिए थे। पारितंत्र शब्द को ही सर्वाधिक मान्यता मिली है। टेंसले ने पारितंत्र को परिभाषित करते हुए इसे पर्यावरण के समस्त जीवित यानी कि जो हमारे टेंसले महोदय थे उन्होंने जब पारितंत्र को परिभाषित किया तो उन्होंने जो पर्यावरण में जीवित तथा अजीवित कारकों के संतरण के उत्पन्न तंत्र को बताया है। इको शब्द का अर्थ पर्यावरण है तथा सिस्टम शब्द पारस्परिक प्रतिक्रिया करने वाले तत्वों को यानी कि तत्वों का सूचक है। यानी कि जो हमारा इको है उसका अर्थ क्या है, पर्यावरण, और जो हमारा सिस्टम है वह पारस्परिक, जो पर्यावरण के पारस्परिक प्रतिक्रिया करते हैं उनको कहा गया है या उसके तत्व माना गया है। इसी प्रकार से जो हमारी पारिस्थितिकी है उसका तात्पर्य यही है, यानी कि पर्यावरण के अंदर जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। लिंडमैन महोदय के अनुसार पारितंत्र का आशय किसी भी अक्षेत्र के जीव समुदाय के द्वारा, यानी कि चाहे वह कैसा भी अक्षेत्र हो, कहीं पर भी हो, उनका जो जीव समुदाय है उनके द्वारा अपने भौतिक पर्यावरण के साथ तथा आपस में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न तंत्र से है। यानी कि उनके अंदर, यानी कि जो हमारे लिंडमैन महोदय हैं उन्होंने 1942 में कहा था कि पारितंत्र का जो आशय है किसी भी अक्षेत्र में या किसी भी अक्षेत्र के जीव, चाहे वह यहाँ हो या कहीं भी हो, जीव समुदाय के द्वारा अपने भौतिक पर्यावरण के साथ, यानी कि उनका जो भौतिक पर्यावरण है उसकी में आपस में भौतिक हो, रासायनिक हो एवं जैविक हो, यानी कि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो, उस प्रतिक्रिया से उत्पन्न तंत्र से है। यानी कि जो प्रतिक्रिया करते हैं उससे जो उत्पन्न तंत्र होता है उससे
रहेगा। पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये देखते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक अथवा जीवमंडल में अनेक प्रकार के पारितंत्र सक्रिय होते हैं, यानी कि जो हमारा जीवमंडल है उसमें प्राकृतिक और जीवमंडल है जो उसमें दो प्रकार के, या हम ये कह सकते हैं अनेक प्रकार के पारितंत्र सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है प्राकृतिक पारितंत्र। कौन सा? नंबर 1 प्राकृतिक पारितंत्र। ये पारितंत्र जीवों के विशिष्ट प्रकार के आवास के आधार पर प्राकृतिक दशाओं से युक्त होते हैं। जो हमारे प्राकृतिक पारितंत्र है वह जितने भी जीव हैं उनका जो आकार है यानी कि उनके आधार पर यानी कि युक्त होते हैं, उनकी दशाओं के आधार पर उनकी प्राकृतिक दशाओं से युक्त होते हैं। इसमें मानव का हस्तक्षेप से नहीं होता, यानी कि जो मानव है इस पारितंत्र में वह अपना हस्तक्षेप या अपना हाथ नहीं करता। यह प्राकृतिक होता है, इसमें मानव कुछ नहीं करता। इनका उपविभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है स्थलीय पारितंत्र। क्या है? जो प्राकृतिक पारितंत्र है वह भी दो प्रकार से होता है। स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र जैसे वन, घास प्रदेश और मरुस्थल, यानी कि हमारे जो स्थलीय पारितंत्र है उसके अंतर्गत वन आते हैं। वन, घास, जो घास है घास आते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की घासें पाई जाती हैं। मरुस्थल यानी कि घास प्रदेश है और मरुस्थल। हमारा जो स्थल पारितंत्र है उसके अंतर्गत हम वन, घास प्रदेश तथा मरुस्थलों को देखते हैं। ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, क्योंकि अब घास स्थल है, जितने भी बड़े बड़े घास स्थल है उनमें मानव कुछ नहीं करता, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यानी कि जितने जो समतल भूमि है घास स्थल है, वन है, वन संपदा है, प्राकृतिक है। इसमें पता लगा कि हम पहाड़ी पर चले गए, वहां पर वन संपदा थोड़ा ही हो जाएगी, जहां पर बर्फ ही बर्फ पड़ती है। हमारा मरुस्थल है यानी कि जहां रेत ही रेत है, इसीलिए ये हमारे क्या है? स्थलीय पारितंत्र है। अब हमारे हैं जलीय पारितंत्र, बी में आएगा जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हम अलवणीय जल, सागरीय जल या ज्वालामुखी आदि को रखते हैं। जो हमारा जलीय पारितंत्र है उसके अंतर्गत जो अलवणीय जल होता है, यानी कि जो लवणों से मुक्त
पाए जाते हैं। जवार मुदिना होता है सागरीय जल है, यानी कि सागरों में जितने भी जल है वह हमारा जलीय पारितंत्र में आता है। जवार मधुमुखी जल है, यानी कि जहां पर जवार बनता है, जवार उगते हैं, ये सभी हमारे जो जलीय पर्यावरण है उसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो जलीय पारितंत्र है। फिर हमारा है कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र। कौन सा? कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र। जिन पारिस्थितिकी तंत्रों को मानव अपने हाथों से बनाता है, यानी कि जिनमें मानव का हाथ होता है, उन्हीं को हम कृत्रिम कहते हैं। यानी कि जिसमें मानव का हाथ होगा वही तो कृत्रिम होगा, यानी कि स्वयं बनाया गया वह कृत्रिम कहलाता है। यानी कि कृत्रिम या मानव निर्मित पर्यावरण, उसपे मानव अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मानव के सुयोजन हस्तक्षेप के कारण, यानी कि बिल्कुल सोच समझकर मानव किसी काम में हस्तक्षेप करता है। प्राकृतिक संतुलन शुद्ध या नष्ट हो जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक संतुलन है वह हो जाता है या खत्म हो जाता है, छिप जाता है या खत्म हो जाता है। किसके द्वारा? मानव के प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से। यानी कि जब मानव अपने हाथों से किसी पारितंत्र का नष्ट करने पे तुल जाते हैं तो वह या लुप्त हो जाती है कोई जाति, या फिर वह नष्ट हो जाती है। सस्य प्रदेश तथा अंतरिक्ष पारितंत्र इसके उत्तम उदाहरण है। यानी कि जो हमारे सस्य प्रदेश है और हमारे जो अंतरिक्ष पारितंत्र है इसके उदाहरण है। यानी कि अंतरिक्ष में ऐसे ऐसे सैटेलाइट वो किए गए हैं जो कि पारितंत्र को नष्ट करते जा रहे हैं। इन सब के उदाहरण हैं, हम इन्हें इनके उदाहरण मान सकते हैं। सो गाइस, हमारा जो ये टॉपिक था पारितंत्र यह पूरा हो गया है। हम कल अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं।